नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता। आपका अपना YouTube चैनल दक्ष स्टडी परिवार है मित्रों, स्वागत है। मित्रों, यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की मित्रों आप तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी के माध्यम से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं तो साथियों बताते चलें, यह क्लास आपके लिए अति हेल्पफुल है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, अब जो हम जितने भी क्लास लेंगे, थ्योरी क्लास के साथ साथ मित्रों एमसीक्यू मॉक टेस्ट भी रहेगा। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको जैसे डिस्क्रिप्शन पर आपको ध्यान देना है और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर डालना है, ठीक है। प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है, ठीक है। फिर से बताइए, प्रति म या वराली म प्रयुक्त होता है। ये मैं आपका उत्तरी संगीत में, बी में पाश्चात्य संगीत में, सी में आपका है लोक संगीत में, डी में आपका दक्षिणी संगीत में। मित्रों फट से बताइए, देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मित्रों हम डाल दिए हैं कि प्रति म या जैसे वराली म प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत में, ठीक है। तो मतलब दक्षिणी संगीत कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट रूप से हमारा आंसर क्या है, सही है। आगे देखिए, अगर व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारतीय संगीत में प्रति म की तीव्र म कहा जाता है, लोक संगीत में तथा पाश्चात्य संगीत में प्रति म प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से मित्रों आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ने से फायदा आपको यह है कि सभी प्रश्नों का आंसर आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। फट से बताइए, इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। ए में आपका अंतर्गंधार, बी में है पंचश्रुति ऋषभ, सी में काकली निषाद, डी में आपका तीव्र मध्यम। मित्रों फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि इनमें से एक दक्षिणी संगीत का स्वर नहीं है, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तीव्र मध्यम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है, ठीक है। मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तर संगीत पद्धति में किया जाता है। अंतर्गंधार, काकली निषाद तथा पंचश्रुति ऋषभ स्वर दक्षिणी संगीत पद्धति के स्वर हैं, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। मित्रों फट से बार बार हम बता रहे हैं कि आप सबसे पहले व्याख्या को पढ़िए और आपको प्रत्येक प्रश्न हम पढ़ने के उपरांत साथियों जैसे कुछ समय हम छोड़ देते हैं, जिससे है कि आपको कमेंट्स में आंसर देने के लिए आपको समय मिल जाता है। तो मित्रों और बताते चलें, मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि व्याख्या तो आप लोग पढ़ ही ले रहे होंगे, तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मृदंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनदवाद मृदंग है। तबला और ढोलक जैसे उत्तरी संगीत का जैसे अवनदवाद है, और घटतम जो मित्रों है अवनदवाद है ही नहीं। इस प्रकार सभी प्रश्नों का डिटेल्स आपको बता दिए। दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है, मतलब दक्षिणी संगीत में मुख्य मेलों की संख्या साथियों कितनी है, 12, 10, 19, 20। तो मित्रों बताते चलें कि मेल 2 ही प्रकार का वर्णन है, एक 10 और एक 19 है। 12 और 20 तो मेल है नहीं, ठीक है। तो 10 मेल जो है साथियों आपका उत्तरी संगीत पद्धति में है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि 19 मेल पद्धति किसमें हो जाएगा, दक्षिणी पद्धति में, दक्षिणी संगीत पद्धति में, अर्थात सी नंबर आंसर हमारा साथियों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों यहाँ पर देखिए आपको व्याख्या पे बता दिए हैं कि दक्षिण संगीत में मुख्य 19 मेल निर्धारित हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट जैसे माने जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, दक्षिण ताल पद्धति, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण ताल पद्धति में कुल ताले हैं। ए में आपका 8 है, बी में 12 है, सी में 7 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल कितने ताल हैं। साथियों बताते चलें कि दक्षिण ताल पद्धति में कुल तालों की संख्या आपको 7 मानी गई है। मित्रों
व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा और सातों तालों का नाम भी आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर देंगे। दक्षिण ताल पत्ती में कुल 7 ताल हैं। पहला आपका ध्रुवा ताल है, दूसरा का मित्रों मठ ताल है, तीसरा का परूपक ताल है, 4 नंबर मित्रों झम ताल है और 5 नंबर त्रिपुर ताल है, 6 नंबर में अर्ध ताल है और 7 नंबर आपका एक ताल है। इस सभी के सभी सातों जो मित्रों बताए दक्षिणी ताल पत्ती के कुल ताल 7 हैं। सातों का नाम आपको व्याख्या में बता दिए। मित्रों बार बार बता रहे हैं कि व्याख्या का क्लास यदि मित्रों आप रेगुलर कर लेते हैं तो मित्रों 100% आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। ए में झप ताल है, बी में झम ताल है, सी में 4 ताल है, डी में आपका धमार ताल है। साथियों फट से बताइए कि इनमें से एक दक्षिण ताल पद्धति की ताल है। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर दीजिए। और हम बार बार बता रहे हैं कि व्याख्या को पढ़ने के लिए जरूर आपको समय हम देंगे। जैसे हम ऑप्शन को 4 ऑप्शन को बोलते हैं तब तक आप जैसे व्याख्या पर ध्यान दिया कीजिए और जैसे ही व्याख्या खत्म होता है आप कमेंट में तुरंत आंसर डाला कीजिए ताकि मित्रों 100% आपको सभी प्रश्नों का आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झम्प ताल। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्लियर भी कर दिए कि झम ताल दक्षिण ताल पद्धति की ताल है, जबकि झप ताल 4 ताल धमार ताल हिंदुस्तानी ताल पद्धति की ताल है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? तिलाना जो है साथियों निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है? ए में आपका उत्तरी पद्धति है, बी में पाश्चात्य पद्धति है, सी में लोक पद्धति है, डी में आपका दक्षिणी पद्धति है। मित्रों 8 नंबर प्रश्नों का मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा ताकि मित्रों 100% आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। तिलाना दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रचलित गायन शैली है। देखिए ना आ गया दक्षिणी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। जबकि तिलाना को उत्तरी संगीत पद्धति में तराना कहते हैं। अब पूछ सकता है मित्रों कि तिलाना को उत्तरी संगीत पद्धति में क्या कहते हैं, तो तराना कहा जाता है। तिलाना नामक गायन शैली का प्रयोग पाश्चात्य पद्धति और लोक संगीत में नहीं किया जाता है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। ए में भारत खंडे पद्धति, बी में पुलस्कर पद्धति, सी में मित्रों अष्टाप पद्धति, डी में आपका विल्हेल्म पद्धति। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन है एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अष्टाप पद्धति को। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अष्टाप पद्धति को पाश्चात्य पद्धति का प्रकार माना गया है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अष्टाप पद्धति को पाश्चात्य पद्धति का प्रकार कहते हैं। ठीक है, भारत खंडे पद्धति हिंदुस्तानी पद्धति है। ठीक है, तथा पुलस्कर पद्धति को दक्षिण पद्धति कहते हैं। विल्हेल्म कोई पद्धति है ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार साथियों 10 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की त्रिगुण कितने मात्रा में होगी? 10, 5, 15, 45। फट से मित्रों बताइए कि ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की त्रिगुण कितनी मात्रा में होगी? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मित्रों क्लियर कीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कुल जो है 5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। पंचम सवारी ताल के आवर्तन में त्रिगुण 5 मात्रा में आएगी। जैसे 15/3 5 हो गया। नहीं मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। ए में नाट्य शास्त्र है, बी में विदेशी है, सी में राग तरंगिणी है, डी में आपको संगीतांजलि है। साथियों फट से बताइए कि मतंग द्वारा रचित ग्रंथ है। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। मित्रों व्याख्या से आपको क्लियर कर देते हैं कि विदेशी के लेखक जैसे मतंग साहब है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर, मतंग जी द्वारा रचित ग्रंथ संगीत ग्रंथ विदेशी है। यह ग्रंथ 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। अब पूछ सकता है कि विदेशी के लेखक कौन है, तो मतंग साहब। विदेशी की रचना कब हुई, तो 6ठी शताब्दी में। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत जी ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की है।
राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना जैसे लोचन साहब की है, और संगीतांजलि ग्रंथ की रचना ओमकार नाथ ठाकुर किए हैं। ठीक है, संगीतांजलि का ओमकार नाथ ठाकुर, समझे। इस प्रकार आपको क्या करना है कि सबको बारीकी से याद कर लेना है। अगला प्रश्न साथियों केयर कीजिएगा। ठीक है, कुवाड़ लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? ए में लयकारी है, बी में 3/2 की लयकारी है, सी में 5/4 की लयकारी है, डी में आपको 5/3 की लयकारी है। मित्रों फट से बताइए कि कुवाड़ लय को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। कुवाड़ लय को मित्रों 5/4 की लयकारी में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है। जिससे ग्राम कुल जैसे 3 है, ठीक है, तो इनमें से कौन है जो ग्राम का प्रकार नहीं है? तो मित्रों षडज ग्राम है, ये है। पंचम ग्राम कोई नहीं है, मध्यम ग्राम है, गंधार ग्राम है। अर्थात मित्रों बी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं, पंचम कोई भी ग्राम नहीं है, पंचम कोई ग्राम का नाम नहीं है। ग्राम 3 प्रकार के हैं, पहला षडज ग्राम, दूसरा का मध्यम ग्राम, तीसरा का गंधार ग्राम। नहीं, इस प्रकार मित्रों हमको क्लियर हो गया कि पंचम कोई ग्राम नहीं है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक थाट नहीं है। ए में आपका भैरव थाट है, बी में सावरी थाट है, सी में पूर्वी थाट है, डी में आपका ललित थाट है। फट से साथियों बताइए कि इनमें से एक थाट नहीं है। तो मित्रों बताते चले उत्तरी संगीत पट्टी में कुल 10 थाट हैं। इनमें से कौन है जो मित्रों थाट नहीं है? मित्रों बताते चले कि ललित कोई थाट नहीं है। ललित एक राग का नाम है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है? सही है। भारत खंडे जी के 10 थाट में भैरव थाट, असावरी थाट तथा पूर्वी थाट नाम लिया जाता है। अर्थात मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, क्योंकि ललित कोई थाट है ही नहीं। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, किशन महाराज, गुदई महाराज, ननकू महाराज या बिरजू महाराज। फट से मित्रों बताइए इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार कौन है? तो मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है। तो मित्रों बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं, जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज तथा ननकू महाराज प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के नृत्य कलाकार भी थे। ठीक है, इस प्रकार साथियों 16 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। गंझप्पा ताल में मात्राएं हैं। फट से मित्रों बताइए कि गंझप्पा ताल में कितने मात्राएं होती है? 10, 12, 15, 16। फट से साथियों बताइए कि गंझप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। गंझप्पा ताल में मित्रों कुल 15 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा साथियों। गंझप्पा ताल में 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है। गंझप्पा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होते हैं। 10 मात्रा सुल ताल में और 12 मात्रा 4 ताल में तथा 16 मात्रा 3 ताल में होता है। इस प्रकार मित्रों गंझप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 15। नहीं, इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। जत ताल की खाली है 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर या 13वीं मात्रा पर। फट से मित्रों बताइए कि जत ताल में खाली है। तो मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 9वीं मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है? सही है। जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होती है। जत ताल 16 मात्रा की ताल है। जत ताल को ठुमरी गायकी के साथ बजाया जाता है। जत ताल तबले की ताल है। जत ताल में मात्रा 16 विभाग और 4 ताली, ठीक है, 15, 13 पर खाली मित्रों, ठीक है, और खाली 9 पर मानी जाती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भरत ने बीना पर प्रयोग किया उसे कहते हैं। फट से मित्रों बताइए भरत ने बीना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? ए में सहायक नाद, बी में ग्राम, सी में मूर्छनाद, डी में आपका सारना चतुष्टयी है।
मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों बारीकी से बताइए कि भारत ने बिना पर प्रयोग किया उसे सारनाथ चतुष्टय कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है, स्पष्ट रूप से सही है। सहायक नाद तथा ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी बिना का प्रयोग नहीं किए हैं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे क्या कहते हैं। ए में आपका शुद्ध राग है, बी में छैल राग है, डी में संकीर्ण राग है, सॉरी सी में संकीर्ण राग है, डी में परमेल प्रवेशक राग है। मित्रों फट से बताइए राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संकीर्ण, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। व्याख्या पर साथियों ध्यान दीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे संकीर्ण राग कहते हैं। शुद्ध राग में किसी राग का मिश्रण नहीं होता है। छैलव राग में दूसरे राग की छाया आती है तथा परमेल प्रवेशक राग में एक राग दूसरे राग में प्रवेश करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता है, मतलब नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। मित्रों ए में है सारंग देव, बी में भरत साहब, सी में है अहोबल साहब, डी में आपको दामोदर गुप्त। मतलब फिर से बताइए इनमें से नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। साथियों बताते चले कि नाट्य शास्त्र के जो मित्रों रचयिता हैं आपको भरत साहब हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों क्या है, सही है। ठीक है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत साहब को माना जाता है। यह ग्रंथ 3री शताब्दी में लिखा गया था। कौन शताब्दी में, 3री शताब्दी में मित्रों लिखा गया था। ठीक है, लिखा गया था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ को प्राचीन ग्रंथ में भी रखा जाता है। सारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो सारंग देव। ठीक है, और जैसे मित्रों दामोदर जी ने जैसे संगीत दर्पण ग्रंथ को लिखे और अहोबल जी ने संगीत परिजात की रचना की है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अब मित्रों मेरा कोशिश रहता है कि एक प्रश्न से कई प्रश्नों का आंसर निकाल करके आपको सामने प्रस्तुत कर दिया जाए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का याद हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक कौन है। फर्स्ट से मित्रों बताइए कि राग तरंगिणी के लेखक, मित्रों बताइए कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। ए में है लोचन साहब, बी में दामोदर गुप्त, सी में भारत खंडे साहब, डी में मित्रों अहोबल साहब है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग तरंगिणी के लेखक मित्रों लोचन साहब हैं। ठीक है, राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक आपको लोचन साहब को माना जाता है। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक दामोदर जी हैं। संगीत परिजात के लेखक जो मित्रों अहोबल साहब हैं और क्रमिक पुस्तक मल्लिका ग्रंथ के लेखक जो है भारत खंडे साहब हैं। नहीं, इस प्रकार मित्रों एपल आंसर हमारा क्या है, सही है। नहीं, राग तरंगिणी के लेखक कौन है, तो लोचन साहब। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित दामोदर ने लिखा है, मतलब पंडित दामोदर साहब द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। नाट्य शास्त्र, संगीत रत्नाकर, संगीत दर्पण या परिजात। तो मित्रों बताते चले कि संगीत दर्पण के लेखक जो हैं पंडित दामोदर साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना की है। भरत साहब ने नाट्य शास्त्र की रचना की है और सारंग देव जी ने मित्रों संगीत रत्नाकर की रचना की है। और मित्रों बताते चले कि अहोबल जी ने संगीत परिजात की रचना की है। इस प्रकार मित्रों पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन हो गया, तो संगीत दर्पण। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अकबर के दरबारी गायक कौन थे। तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या हरिदास। मित्रों फट से बताइए, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, व्याख्या से आपको क्लियर हो जाएगा। अकबर के दरबारी गायक तानसेन को माना जाता है। तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास साहब थे। मतलब तानसेन एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों यदि अकबर के दरबार में दरबारी गायक कौन थे, तो तानसेन थे। और तानसेन किनके शिष्य थे, तो मित्रों स्वामी हरिदास साहब के थे। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है पंडित पलुस्कर इस घराने से जुड़े थे। ए में आपका पटियाला है, बी में किराना है, सी में आगरा है, डी में आपको ग्वालियर है।
फट से मित्रों बताइए कि पंडित पलुस्कर किस घराने से जुड़े हुए थे। मित्रों बताते चले कि पंडित पलुस्कर का जो मित्रों संबंध था ग्वालियर घराना से है। मित्रों बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े थे। पलुस्कर जी पटियाला किराना तथा आगरा घराने से नहीं थे, ठीक है। पलुस्कर जी ने कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी की है, ठीक है। कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना किसने किया, तो पंडित पलुस्कर साहब। और इनका संबंध किस घराने से था, तो ग्वालियर घराना से। साथियों अगला प्रश्न आपका है, पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था। विष्णु नारायण, दिगंबर पलुस्कर, विष्णु राय या चतुर पंडित। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था। मित्रों बताते चले कि पंडित भारत खंडे जी का जो मित्रों उपनाम था चतुर पंडित। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। भारत खंडे जी का उपनाम चतुर पंडित था। भारत खंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है। ये मैं आपको प म ग सा। और से मित्रों बताइए कि चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है। मित्रों बताते चले कि व्याख्या में आपको क्लियर कर दिए हैं कि चिंकारी से तार 7 स्वर का जैसे मित्रों निकलता है। चिंकारी तार का प्रयोग सितारवाद में किया जाता है। सितार एक तत्ववाद है, क्यों, क्योंकि इसमें तार लगा हुआ होता है। इस प्रकार मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों क्या है, सही है नहीं। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि पेशकारा निम्न से संबंधित है। ए में पखावज, बी में तबला, सी में ढोलक, डी में आपका नाल है। मित्रों फट से बताइए कि पेशकारा निम्न में से किससे संबंधित है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा पेशकारा मित्रों जो आपको संबंधित है तबला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों क्या है, सही है। पेशकारा तबलावाद से संबंधित है। तबला एक अवनद वाद्य है। तबलावाद पर स्वतंत्र वादन का प्रारंभ पेशकारा के द्वारा किया जाता है। पखावज, ढोलक तथा नाल वाद्य को पेशकारा के अंतर्गत नहीं बजाया जाता है। मित्रों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लय और लयकारी मित्रों सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तिहाई निम्न में से संबंधित है। ए में तबला से, बी में पखावज से, सी में तबला और पखावज से, डी मित्रों किसी से नहीं। साथियों फट से बताइए तिहाई निम्न में से किससे संबंधित है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा तबला और पखावज दोनों से। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। तिहाई तबला और पखावज दोनों से संबंधित है। तिहाई का अर्थ है कि किसी बोल समूह को बिना परिवर्तन के, ठीक है, धा सहित 3 बार बजाई जाए उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई 2 प्रकार का होता है। अब मित्रों एग्जाम में पूछा हुआ है कि तिहाई कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों बहुत सारे हमारे साथी ऐसा है, हमारे शिष्य ऐसे हैं कि 3 प्रकार के मार देते हैं, जबकि तिहाई मित्रों 2 प्रकार के हैं। पहला है दमदार तिहाई, दूसरा का बेदमदार तिहाई, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले की जन्मभूमि मानी जाती है। मित्रों तबले का जो मित्रों जन्मभूमि मानी जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तबले का जन्मदाता मित्रों या आविष्कारकर्ता मित्रों अमीर खुसरो साहब को माना जाता है। और अमीर खुसरो कहाँ के रहने वाले थे, तो भारत के रहने वाले थे। अर्थात 30 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। ए में मित्रों आपका है कल्लू खां, बी में तुलन खां, सी में सिद्धार्थ खां, डी में रोशन खां। मित्रों फट से बताइए कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है। मित्रों बताते चले कि दिल्ली घराने के संस्थापक मित्रों सिद्धार्थ खां को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। दिल्ली घराने को पश्चिम बाज भी कहा जाता है। कल्लू खां, बुलन खां तथा शेर खां को
दिल्ली घराने के संस्थापक नहीं माना जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि करताल श्रेणी का वाद्य है तत्, घन, अवनद या सुशील। फट से मित्रों बताइए करताल जैसे मित्रों किस श्रेणी के वाद्य के अंतर्गत आएगा। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करताल जैसे मित्रों घन वाद्य के अंतर्गत आएगा। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, करताल घन श्रेणी का वाद्य है, सितार, तत्वाद्य तथा तबला अवनद वाद्य तथा शहनाई सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है तानसेन, सम्मुखन सिंह, ब्रजचंद्र, श्री चंद्र राजपूत गायन शैली से संबंधित हैं। ध्रुपद से, धमार से, होली से, चतुरंग से। मित्रों फट से बताइए कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, ध्रुपद से मित्रों इन लोगों का संबंध था। अगला प्रश्न साथियों किस घराने के बोल प्रमुख आड़ लय में होता है। ए में आपका फर्रुखाबाद, बी में दिल्ली, सी में पंजाब, डी में मित्रों अजराडा घराना है। साथियों फट से बताइए कि किस घराने के बोल प्रमुखता आड़लय में होता है। तो मित्रों अजराडा घराना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अजराडा घराने के बोल प्रमुखता आड़लय में होता है। फर्रुखाबाद, दिल्ली तथा पंजाब घराने में अतुल्य का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है इनमें से एक दक्षिण पत्ती का ताल अंग नहीं है। ए में अनुद्रुत, बी में लघु है, सी में खाली है, डी में आपका काकपद है। मित्रों फट से बताइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकपद, सॉरी खाली नहीं, ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है सही है। खाली दक्षिण पद्धति का ताल का अंग नहीं है। ठीक है, दक्षिण ताल पद्धति में 6 अंग माने जाते हैं, अनुद्रुत, द्रुतम, लघु, गुरु, पलुतम तथा काकपद। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि मित्रों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मित्रों शहनाई घन वाद्य नहीं है, शहनाई एक सुशील वाद्य है। ठीक है, तबला पखावज अवनद वाद्य है तथा बांसुरी एवं सुशील वाद्य सारंगी तत्वाद्य के अंतर्गत मित्रों आते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घन शहनाई। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पलटा का द्रुत रूप जैसे पलटा का द्रुत रूप रौ है, लगी का द्रुत रूप लड़ी है, आंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है और ताल के 10 प्राण है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंगत विषम ग्रह के अंतर्गत आता है। यही मित्रों असत्य है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। धमार ताल को एक आवर्तन में आड़ किस स्थान से प्रारंभ हो कि सम पर आए। 42/3, 22/3, 11/3 या 17/3। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 42/3, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। झप ताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मित्रों चारों ऑप्शन आपके सामने मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया है, चारों ऑप्शन को आप पढ़िए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि झप ताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मित्रों 39 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा, तो गलत इसमें मित्रों ऑप्शन नंबर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसकी तिगुन 4 मात्रा में आएगी। यही क्या है गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं। फर्द, गत, चौपल्ली या फरन। फट से मित्रों बताइए 4 बाग के बोल किसके अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 बाग का बोल जो मित्रों गत के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ताल दीपचंदी
किस जाति के अंतर्गत आता है? चतुरस्र, मिश्र, खंड या संकीर्ण। मित्रों बताते चले कि 41वें प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर देना आपके लिए एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या पर साथियों ध्यान दीजिएगा। ताल देवचंदी मिश्र जाति के अंतर्गत आता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा डायरेक्ट वे में क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है, व्याख्या को मित्रों जरूर पढ़ा कीजिए। अगला प्रश्न आपका है, अजराडा घराना किस वाच के अंतर्गत आता है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि अजराडा घराना किस वाच के अंतर्गत मित्रों आता है? मित्रों दिल्ली, पंजाब, पूर्व या पश्चिम। मित्रों 42वें प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए, क्योंकि मित्रों कमेंट्स में आपको सभी प्रश्नों का आंसर आपको दे देते हैं, सॉरी इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो मित्रों अजराडा घराना को पश्चिमी बाज कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। अजराडा घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को माने जाते हैं। अजराडा घराने में आड़े लय का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली बाज को भी पश्चिमी बाज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सप्त अध्याय ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य भरत साहब, मतंग साहब, जयदेव साहब या सारंगदेव साहब। मित्रों बताते चले कि सप्त अध्याय के जो मित्रों लेखक हैं, ठीक है, सप्त अध्याय के जो मित्रों लेखक है उनका नाम आपका है सारंगदेव। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सप्त अध्याय ग्रंथ के रचयिता सारंगदेव जी माने जाते हैं। सारंगदेव जी ने स्वर अध्याय, राग अध्याय, ताल अध्याय तथा वाद्य अध्याय, नृत्य अध्याय, प्रबंध अध्याय तथा प्रकीर्ण की रचना की है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तबले के कुल घराने कितने हैं? मित्रों सभी तबले के कुल घराने जैसे मित्रों 6 माना गया है, ठीक है। यहाँ देखिए त होगा, न लिखा गया। तबले के कुल घराने 6 माने गए हैं। पहला दिल्ली घराना, दूसरा का लखनऊ घराना, तीसरा का अजराडा घराना, चौथा नंबर है मित्रों फर्रुखाबाद घराना, पांचवा बनारस घराना, छठा पंजाब घराना। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मताल कितनी मात्रा की है? मित्रों बताते चले कि 27, 26, 22 और 28 ब्रह्मताल में कितनी मात्रा होती है? तो मित्रों याद रखिएगा कि ब्रह्मताल में कुल 28 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न है, तबले का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो मित्रों एक चीज आपको बताते चले कि तबले का जो मित्रों आविष्कारक थे कौन थे, आपको कमेंट्स में जरूर बताना है। तो मित्रों तबले का मित्रों जो आविष्कारक माना जाता है, खोज चुकी है जो इन्होंने किया था, ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, बनारस या अजराडा। तो मित्रों बताते चले कि तबले का जन्म मित्रों दिल्ली में माना गया है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों 47वें प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पखावजवाद किस वर्ग में आता है? ए में तत् है, बी में औनद है, सी में सुशीर है, डी में आपका घन है। मित्रों फट से बताइए कि पखावजवाद मित्रों किस वाद्य के अंतर्गत आएगा? मित्रों बताते चले कि पखावज मित्रों चमड़ी का बना होता है, तो मित्रों यह अवनद वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पखावज अवनद वर्ग के अंतर्गत आता है। तानपुरा तत्ववाद, बांसुरी सुशीरवाद तथा मजीरा घनवाद के अंतर्गत मित्रों आएगा। अगला प्रश्न आपका है, 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? राग, संगीत, सप्तक या थाट? फट से मित्रों बताइए 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि ए में आपका जैसे चारों को चारों ऑप्शन दे दिया गया है, तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक ही बोलेंगे। इस प्रश्न का आंसर मित्रों प्रश्न में छुपा हुआ था। मित्रों 49वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? वजीर खां, हाफिज खां, आमिर खां या रईस खां? मित्रों फट से बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे? मित्रों बताते चले कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु जो मित्रों थे वजीर खां थे। ऑप्शन नंबर एपल आंसर हमारा क्या साथियों? सही है। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है, वाद प्राचीन लेखक, ठीक है, वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया है? ए में नारद साहब, बी में लोचन साहब, सी में मतंग साहब, डी में आपको दत्तिल साहब। मित्रों फट से बताइए कि 50वें प्रश्न का आंसर क्या होगा?
मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मतंग साहब, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गायकी की किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है? ए में ख्याल है, बी में ठुमरी है, सी में टप्पा है, डी में आपका ध्रुपद है। मित्रों फट से बताए कि गायकी के किस वाद्य में तानों का प्रयोग नहीं होता है? तो मित्रों 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद में, ऑप्शन नंबर डी हमारा साथियों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट इनमें से एक वाद्य को बजाते हैं, मतलब पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से है, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो मित्रों यह जो है से पंडित विश्व मोहन भट्ट मित्रों गिटार वादक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही है। पंडित विश्व मोहन भट्ट गिटार वाद्य बजाते हैं, ठीक है साथियों। एन राजन वायलिन बजाते हैं, रविशंकर साहब सितार वादक, तो जाकिर हुसैन साहब तबला वादक है मित्रों। इस प्रकार साथियों 53 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तिलंग में प्रयुक्त होता है दोनों मग्गा, तीव्र मा, कोमल धा या दोनों नी? मित्रों बताते चले कि 53 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों नी मित्रों आपका सही है। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि व्याख्या आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि राग मारवा में वर्जित स्वर है, राग मारवा में वर्जित स्वर है। ए में आपका मग्गा है, बी में मा है, सी में मा है और डी में आपका नी है। मित्रों ध्यान दीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन पर मित्रों कि राग मारवा में वर्जित स्वर प है, नहीं प यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है मित्रों प है। और जैसे राग मारवा थाट का राग है, मारवा राग की जाति साडव और वादी रे तथा समाधि ध माना जाता है। इस प्रकार साथियों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मित्रों यदि आपको म्यूजिक के माध्यम से मित्रों जैसे कोर्स परचेज करना चाहते हैं और म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके मित्रों हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम समय में आपको, बहुत कम खर्च में आपको संपूर्ण मित्रों कोर्स अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तब तक लव स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।